हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरुआत करते हैं। कहानी हमने लास्ट लेक्चर में शायद से यहीं पे खत्म किया था, राइट? कैसे मतलब ओके, मतलब फिनॉल कैसे बनता है। तो एनिलीन से ये वाला मैंने मेथड बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो इसका अदर मेथड भी है जो फिनॉल को हम प्रिपेयर करते हैं, वो मेथड भी आज सिखाऊंगा। बट ये बुक में थोड़े शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है। बेटर होगा कि जो भी मैं लिखाऊंगा तो लिख लेना, हाँ, जब मैं बोलूंगा तब। एक्सप्लेन करने का टाइम मत लिखना प्लीज। तो चलो यहाँ पे मैं ये क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दो प्रोसेस, ये ऑलरेडी मैंने सिखाया है तुम्हारे को, अगर याद होगा तो। देखता हूँ कौन सा बच्चा इसका जवाब दे सकता है मुझे, कहाँ पे पढ़े थे। चलो जल्दी से याद दिलाओ। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दो प्रोसेस, ये कहीं तो कराया था, ये एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। प्लीज जरा याद दिलाने की कोशिश करो मुझे। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन में मैंने बोला था ना, नहीं 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 नहीं, मोहम्मद वो नहीं। क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है। इसमें हाई टेम्परेचर विथ वॉट प्रेशर के प्रेजेंस में ये फिनॉल बनेगा। बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन डू नॉट रिएक्ट in normal and ordinary conditions, but ethyl chloride can react with what, NaOH। बट ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में, इसको कंडीशंस चाहिए, हीट हीट या। बट यही जगह पे इसी बेंजीन रिंग में हम क्या करेंगे, Cl है ना, यहाँ पे Cl रखेंगे और यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो। तो और भी ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड इसका वीक हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। फिर दो नाइट्रो ग्रुप लाऊंगा तो और भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तीन नाइट्रो ग्रुप डालूंगा तो खाली वार्म करना रहेगा। कुछ याद आया क्या? ऐसा ही कुछ किया रहा था और Cl हट गया था और OH अटेस्ट हो गया था। जल्दी, मुझे पता है कि दिवाली के मजे किए हो काफी तुमने, ठीक है। तो जरा इसको भी याद दिला दूं मैं। हाँ, याद आ गया सभी को? हाँ कि ना? अब वो PDF में ओपन नहीं कर सकता हूँ। ये काम कर सकता हूँ, ये टेक्स्ट बुक है ना, इसमें हम आ सकते हैं HDM में। देखो देखो, यहाँ पे है जिसकी मैं बातें कर रहा था। ये देखो, ये दो प्रोसेस, ये अलग अलग नाइट्रो बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। कराया था मैंने ये सब प्रैक्टिस, हाँ कि ना? याद आया कुछ? बोला था आगे चल के ये होगा, वापस से मिलेगा। खैर, ध्यान देना बच्चा लोग। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, दो प्रोसेस, देखो कहानी वही है। क्लोरोबेंजीन, इसमें हम NaOH डालेंगे। अब ऐसा नहीं कि NaOH डालते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ONA आ जाए, राइट? टेम्परेचर और प्रेशर तो जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि ये NaCl चला गया और इधर आ गया, अटैच हो गया, ये बीच में ये क्या सर, ये कैसे हुआ?
ये लो, अंदर की बात बताता हूँ। तुम लिखोगे क्लोरोबेंजीन प्लस 2NaOH कर, एरो डाल दो। टेम्परेचर लिख दो 623 केल्विन और 623 केल्विन और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ये Cl निकलेगा इसी Na के साथ, NaCl बनेगा। इसी बेंजीन के ऊपर एक ऑक्सीजन लगा दो और एक Na लगा दो। Na प्लस है, ऑक्सीजन नेगेटिव। अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे Na दो है, ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है। कैसे? इसके फ्रंट में दो नंबर है, तो Na ट्वाइस है, ऑक्सीजन भी ट्वाइस है और H भी दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, लिख दो यहाँ पे H2O। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने NaOH दो था, Na दो था, O भी दो था, H भी दो था। तो यहाँ से मैंने H जो दो था उसमें एक ऑक्सीजन डाल दिया, H2O बन गया, H2O बन गया बाहर। बचा हुआ एक ऑक्सीजन यहाँ पे और बचा, वो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे यूज किया। Na दो था, एक NaCl के साथ जाने दिया और एक Na इस O के बाजू में लगा दिया, ONA। इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। देखो अब यहाँ पे बुक में देखो डायरेक्टली दिया है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं दिया है, क्या बना? सभी को ये स्टेप समझा क्या? पहले वो बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे का स्टेप बताता हूँ। लिख लो बच्चा, लिख लो, ये स्टेप लिख लेना, जल्दी से लिख लो, बेटर रहेगा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। वाटर डालेंगे अगले स्टेप में, एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगा मैं यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा H प्लस के प्रेजेंस में। यहाँ पे देखो ये H प्लस है, एसिड है, HCl है, और यहाँ पे ये HOH है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये वाटर है और H प्लस के प्रेजेंस में यहाँ पे एसिड है ना, हाइड्रोलिसिस करूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान देना बच्चा लोग। अब ये Na इस OH के साथ निकल जाएगा क्योंकि OH नेगेटिव है, Na और OH। और बचा हुआ इस बेंजीन के ऊपर O था, और उस ऑक्सीजन के साथ ये H प्लस है और वो नेगेटिव है, ये H इधर जाएगा। देखो बन गया फिनॉल। लिख लो बच्चा, फिनॉल। ये फाइनल स्टेप है, ये उल्टा ज्यादा बेटर वे में समझेगा तुम्हारे कंपेरिजन में। अब मैं ऐसा लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर एक बार फाइनल स्टेप रिपीट कर दो। रट्टा तो मार नहीं सकते हो, विदाउट बैलेंसिंग तो समझेगा ही नहीं ना, करेगा कैसे बच्चा? ओके। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना,
ये सोफिनॉइड बनने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे NaO है बेंजीन के साथ, इसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल डालूंगा एसिड के प्रेजेंस में। तो वाटर मॉलिक्यूल H+ के प्रेजेंस में डालूंगा तो ये H है ना इस O में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो Na और OH मिलके NOH बाय प्रोडक्ट, बस फिनॉल बन गया। समझा? समझा क्या? तो सभी ने लिख लिया? मैं ये रब कर सकता हूँ? मैं सभी ने लिख लिया बच्चा लोग? हटा दूं मैं दूसरा मेथड बताऊं? क्यूमीन, ओके। का स्टेटमेंट भी दिया है, देखो रीड कर लेते हैं। लिखा है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन दिस इज कॉल्ड दो प्रोसेस, डाउ प्रोसेस बोलो चाहे डो बोलो, जो बोलना है। Chlorobenzene is fused with NaOH at high temperature and pressure 623 Kelvin and 150 atmospheric, followed by the treatment with dilute HCl and to obtain what? Phenol। ठीक है बच्चा, यहाँ पे देखो एसिड हाइड्रोलिसिस H3O+ करके लिखा है, मैंने H2O और H+ करके दिखा है ताकि और भी बेटर वे में समझ में आए। इसके बाजू में बाई प्रोडक्ट NOH आता है, इसके बाजू में बाई प्रोडक्ट क्या आता है? NaCl आता है, और क्या आता है? H2O आता है, जो नहीं लिखा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा माइंड में, ठीक है ना? तो ध्यान में रखना बच्चा, सेकंड वाला मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है? ये क्यूमीन क्या है? दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन बच्चा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस क्यूमीन में मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता हूँ, अच्छा वाला कलर यूज करता हूँ। यह है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन बोलते हैं इसको। यहाँ पे O2 ऐड करूंगा मैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पे मैं लिखूंगा कोबाल्ट नैफ्थिनेट। कोबाल्ट नैफ्थिनेट ऑफ 423 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे CH3 है ऊपर। कोबाल्ट नैफ्थिनेट यहाँ पे एज लाइक कैटलिस्ट के तौर पे ये कंपाउंड को यूज किया गया। नेफ्थलीन होता है ना, नेफ्थलीन, राइट? कोबाल्ट प्लस नेफ्थलीन है, तो ये कंपाउंड को यूज किया है एट व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ 423 केल्विन टेम्परेचर। इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ये देखो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है ना, दो, एक कार्बन पे, यहाँ पे अगर Br होता तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखते हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसको दूसरा नेमिंग दिया है क्यूमीन। अब यहाँ पे ये रिएक्ट होगा, ये ऑक्सीजन इसमें जाके रिएक्ट होने वाला है। ये CS दिख रहा है ना बच्चा लोग, ये CS, ये CH में ये ऑक्सीजन दोनों एंटर हो जाएगा, ध्यान में रखना, इस CH के बीच। अब बनेगा कुछ ऐसा, देखो पहले ये स्टेप तो तुम्हारे सामने है, तो ये मैं हटा रहा हूँ, एरो समझ लेना, वही एरो करूंगा और वही चीज वापस से लिख देना, कोबाल्ट नैफ्थिनेट। ये अब होगा क्या यहाँ पे कि ऐसा कुछ बनेगा, CH3, नीचे आ जाएगा बेंजीन का रिंग, और बचा हुआ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे H जुड़ जाए। ध्यान दो, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे CH3, ये CH3, यहाँ पे CH, फिर डैश, फिर यहाँ पे CH के बीच में, ये CH के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा, और नीचे बेंजीन आ जाएगा। देखो ये CH के बीच में ही दोनों ऑक्सीजन एंटर किया, दो आंखें, देखो दो आंखें बन गई।
C के साथ CH3 ऊपर भी है, CH3 इधर भी है, और यहाँ पे H है, OH है, C और H, और ये दोनों ऑक्सीजन इस CH में ले जाके इंटर कर दो। O डैश बोले तो O2 हो गया, O2 बोले तो पैरा ऑक्साइड होता है, पैरा ऑक्साइड, H2O2 सुना होगा, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। तो वैसे ही यहाँ पे ये कंपाउंड क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो, क्यूमीन था और ये हाइड्रो, और ये O2 बोले तो पैरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड। लिख लो बच्चा, ये तो बुक में है यहाँ पे, ये इजी है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बुक में दिया है, चलेगा ना, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। इसके आगे एक स्टेप बच्चा ध्यान में रखना, वापस से इसमें हम डाइल्यूट HCl डालेंगे, या तो H2SO4 भी डाल सकते हो, HCl की जगह पे H2SO4 भी ले सकते हो और हीट कर दोगे। अब बनेगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल याद होगा तुम्हारे को, O2 के बीच में फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, इनको मिक्स कर दो, इनको मिक्स कर दो। अब ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे CH3 है, फिर डैश C है, फिर डैश CH3 है, फिर यहाँ पे C के साथ यहाँ पे O है, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके CO के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बचा हुआ ये OH का ये इलेक्ट्रॉन ये OH बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो बेंजीन प्लस OH बन जाएगा फिनॉल, बेंजीन प्लस OH फिनॉल, और बाई प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन। ये कमर्शियल मेथड है, ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फिनॉल, मतलब इसमें जो फिनॉल तो बनता ही बनता है, साथ में इसके साथ है ना ये एसीटोन भी फॉर्म होता है बच्चा लोग। क्या फॉर्म होता है, एसीटोन। तो इसलिए इसको बोला जाता है कमर्शियल मेथड। क्या बोला जाता है, कमर्शियल मेथड। क्योंकि बल्क में ये मेथड यूज होता है, इससे क्या प्रिपेयर होता है, फिनॉल भी बनता है और एसीटोन भी बनता है। लिख लिया, बुक है, दिख सकता है फिनॉल और यहाँ पे एसीटोन, तो ये मैं हटा रहा हूँ। ये क्यूमीन है, एयर के कांटेक्ट में आते ही O2 ये CH के अंदर इंटर कर जाएगा, O2 बन जाएगा पैरोक्साइड। फिर इस पैरोक्साइड को वापस से हम लेंगे और इसको हीट करेंगे डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो ये OH जो है ना, इस बेंजीन के साथ अटैच कर दो और बचा हुआ ये कंपाउंड बाहर कर दो, तो ये एसीटोन के रूप में क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कमर्शियल मेथड, बोले तो बल्क में ये मेथड यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के। दिस इज व्हाट कमर्शियल मेथड and preparation of phenol cumene isopropyl benzene on air oxidation in presence of cobalt naphthenate gives cumene hydroperoxide, and which on decomposition with dilute acid gives phenol, and with acetone as the word valuable by what product। मेरे ख्याल से सेकंड वाला भी क्लियर हुआ होगा, यस और नो, कोई डाउट है बच्चा, तो ये ऐसा ही लिखोगे चलेगा एग्जाम में। ओके चलो थर्ड
चलो एक बार चांस देता हूँ, तुम लोग जरा 2 मिनट रीड करो, इसको देखो, समझने की कोशिश करो। ओके बच्चा लोग ध्यान दो, यह है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड H2SO4। अगर बेंजीन में डालूंगा तो वैसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होके मिल जाएगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम क्या ऐड करेंगे, NOH ऐड करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज विद व्हाट, NOH। अब यहाँ पे देखो ये NOH है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये न्यूट्रलाइजेशन करने जाना हूं मैं। तो यहाँ से ये NOH और यहाँ से HO है, ये NOH है, ये OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन इस OH में मिल जाएगा। तो ये H और OH मिलके यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो बनेगा H2O बनेगा, लिख सकते हो चाहिए तो पेंसिल से बुक में, H2O। और बचा हुआ H3 के बाजू में यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, देखो जैसे जुड़ा हुआ है। तो तुम यहाँ पे लिख लो, पहला स्टेप बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें मैंने NOH डाला, तो सल्फोनिक एसिड का जो H है वो H इस OH के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे बनेगा H2O। और बचा हुआ ये NOH का Na इस H के पोजीशन पर आ जाएगा, SO3N, इसको बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर है पहला स्टेप बच्चा लोग? पहले स्टेप में कोई डाउट है? ओके, लिख लो बाजू में बाय प्रोडक्ट वाटर है। अब अगला स्टेप में लिख के दिखाऊंगा, यही सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को लूंगा मैं यहाँ पे, ये SO3Na प्लस है, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है। मैं इसके अंदर NOH लेके आऊंगा वापस से, और वो भी एक NOH नहीं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NOH। मैं NOH का 2 मॉलिक्यूल यूज करूंगा और हीट करूंगा, 573 कैलोरी। देखो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, उसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NOH ऐड किया, और 573 केल्विन के टेम्परेचर में मैंने इसको क्या किया, हीट किया, मतलब फ्यूज करूंगा। देखो यहाँ पे लिखा भी रहेगा फ्यूजन विथ सॉलिड, फ्यूजन विथ सॉलिड NOH एट 573, फ्यूजन मतलब वही हीट हो गया। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ फ्यूज्ड, फ्यूज्ड। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, मुझे है ना सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए, ये बात याद रख लेना, सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए। सोडियम फिनॉक्साइड ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इसके पहले भी हमने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था बेंजीन के ऊपर ONA। तो देखो यहाँ पे पिक्चर बहुत क्लियर है, यहाँ पे ये पिक्चर में ना तुम ध्यान से देखोगे ना,
Na रहेगा वहीं पे। यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, O Na रख दो यहाँ पे, Na प्लस O नेगेटिव, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें से बाहर क्या निकला, SO2 निकला है, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दो, ये SO2 बाहर निकला हुआ है। तो तुम देखोगे Na मैंने यहीं पे लिखा है और एक ऑक्सीजन भी यहीं पे अटैच किया है, ONA। तो ये SO3 में से O निकल गया, तो बचा क्या, SO2 बचा, सल्फर डाइऑक्साइड बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बचा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये H है ना, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, Na भी 2 है। तो सबसे पहले एक काम करो, H2O बना लो यहाँ पे, यह हाइड्रोजन का काम तमाम हो गया और एक ऑक्सीजन बचा 2 में से। अब यहाँ पे Na2 बचा है, लिख दो Na2, Na2। एक ऑक्सीजन बचा है, ये ऑक्सीजन को इसमें लाके मिला दो SO2 में, Na2SO, क्या बना, 5, Na2SO5, सोडियम सल्फाइड। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ क्या बना, सोडियम सल्फाइड और वाटर और सोडियम फिनॉक्साइड। देखो बुक में खाली सिंगल NaOH रखा है, मैंने यहाँ पे 2 NaOH यूज किया ताकि ये बैलेंस होके ये जो बाजू में जो बन रहा है वो पता चल जाए। तो यहाँ पे SO3 Na था, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में मैंने क्या किया, फ्यूज किया 573 केल्विन टेम्परेचर। हुआ क्या, Na वहीं पे रहा, हुआ क्या, वहां पे ऑक्सीजन भी एक वहीं पे रहा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ गया, ONA सोडियम फिनॉक्साइड बना, बचा SO2 को मैंने बाहर कर दिया और वो SO2 को मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे बाजू में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NOS था, तो 2 हाइड्रोजन मैंने एक ऑक्सीजन डाल के H2O बना दिया। बचा 2 Na, यहाँ पे लिखा है Na2, एक ऑक्सीजन बचा था, एक ऑक्सीजन को मैंने SO2 में लाया, SO3 हो गया, लिख दिया यहाँ पे Na2SO5। सभी को समझा? अभी तक फिनॉल बना नहीं है, अब बहुत आसान है, अब फिनॉल बन जाएगा। अब डाइल्यूट है ना, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, वाटर डाल के तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो प्लीज पहले ये लिख लो, ये स्टेप, ये पहला स्टेप कॉमन वो उधर बुक में से ही लिख लो, और सेकंड स्टेप चाहिए तो इसी में तुम चाहिए तो 2NOH ट्वाइस कर दो, बाजू में बायो प्रोडक्ट लिख लो पेंसिल से तो भी चलेगा, ताकि तुम्हारे को पता चले। लिख लिया तो बता देना मुझे। लिख लिया?
रब कर रहा हूं मैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद अब आसानी से तुम अपना काम कर सकते हो फिनॉल बनाने का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी था, डाइल्यूट HCl डाल के H2O। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट डाइल्यूट HCl यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaCl के साथ ही जाने वाला है, नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये H इधर आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा ये फिनॉल बेंजीन के साथ OH, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा NaCl। ठीक है ना, फिनॉल प्लस NaCl लिख लो, बन गया यहाँ पे फिनॉल प्लस NaCl। अभिषेक वो इसलिए नहीं दिखा रहे ना, उन्होंने बैलेंसिंग नहीं किया है। और अगर अगर तुम्हारे को मैं ये बैलेंसिंग करके ना दिखाऊं तो तुम्हारे को डायरेक्ट डायरेक्ट बोलूं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आया? तो कोई भी रिएक्शन विदाउट बैलेंसिंग तो होता नहीं है। मैं तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, उसमें NaOH डालो तो सोडियम बेंजोएट बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। फिर उसको NaOH डालो, हीट करो, फिर वहां पे फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिर उसमें डाइल्यूट HCl डालो तो वहां पे फिनॉल बन जाएगा। तुम मानोगे क्या? नहीं मानोगे। बच्चे बोलेंगे सर बाकी का चीजें कहाँ पर गया? तो यहाँ पे बैलेंसिंग भी होना बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चा? इसलिए वहां पे वो वाटर जो बाय प्रोडक्ट बना है ना, वो इसकी यूज में नहीं आने वाला है। वो ऐसा लाइक इम्प्योरिटी बाहर होने वाला है। ठीक है, एज अ इम्प्योरिटी। ठीक है, जो चीज हमारे को बनने वाला है वो मेन चीज है। तो ये 4 रिएक्शन थे, ये मैंने और लास्ट लेक्चर में ही कराया था। ये वाला फिनॉल इससे भी बनता है, एनिलीन से भी, क्लोरोबेंजीन से भी, क्यूमिन से भी, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये चारों मेथड से फिनॉल बना। बट सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है क्यूमिन, राइट? ये मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगला है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैं चाहूंगा इस पॉइंट को रीड करो यहाँ से यहाँ पर, फिर मैं चलो ध्यान दो बच्चा। यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, alcohol and phenols are very polar molecules due to the presence of OH group। मतलब अल्कोहल कैसे बनेगा? ROH। फिनॉल कब बनेगा? AROH। R बोले तो एलिफेटिक, AR बोले तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग। और OH ग्रुप है तो OH क्या होता है? पोलर ग्रुप होता है। पोलर का मतलब पता है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो डिफरेंट एटम, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पॉजिटिव आएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसी को बोला जाता है पोलर। तो यहाँ पे ये पोलर हो गया। तो यहाँ पे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। द पोलर OH ग्रुप्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई इसमें फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेमली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने अल्कोहल, हमने HDA में भी पढ़ा है, वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है बट बहुत कम करता है। HDA अल्काइल हैलाइड बहुत कम करता है, जबकि वो भी पोलर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलर होने के बावजूद भी उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है जितना अल्कोहल करता है, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इसका फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे कि देखना चाहोगे तो यहाँ पे R-OH, यहाँ पे भी R-OH, अल्कोहल अल्कोहल है। अल्कोहल को अल्कोहल में मिलाओगे तो उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के पास, उसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के पास। उसी तरह से फिनॉल, फिनॉल को मिलाओगे तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिजिकल स्टेट, लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस। लोअर अल्कोहल क्या होता है? कलरलेस, टॉक्सिक लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहलिक ऑर्डर। प्योर फिनॉल इज अ कलरलेस एंड टॉक्सिक, ये भी टॉक्सिक होता है। low melting and solid having characteristics carbolic and phenolic order, है ना, carbolic and phenolic. Boiling point, the boiling point of alcohol and phenol increases with increase in their molecular masses. चलो इसके पीछे हम देखो चार्ट आएगा, मास के ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चा लोग, ये चार्ट को देखो। तुम एक काम करो, पहले चार्ट में ना यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, एरोमेटिक को छोड़ के। एरोमेटिक को छोड़ के तुम एलिफेटिक वाले कंपाउंड देखो, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी, वो सब छोड़ दो, खाली बॉइलिंग पॉइंट देखो, और देखो क्या चेंजेस दिख रहा है तुम्हारे। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं तुम्हारे को। जहाँ पे मैंने ल्यूकस रिएजेंट मैंने एक्सप्लेन किया था HDA में, पता है तुम्हारे को? HDA में मैंने ल्यूकस रिएजेंट एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल यूज किया था। आई थिंक PDF नंबर 3 में, थर्ड वाले PDF में मैंने बताया था N ब्यूटाइल अल्कोहल, मैंने बताया था सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, मैंने बताया था आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, मैंने बताया था टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो चारों एग्जांपल यहाँ पे लाइन से, चारों में कार्बन सेम होगा, हाइड्रोजन नंबर सेम होगा, ऑक्सीजन भी नंबर सेम होगा, बट बॉइलिंग पॉइंट के मामले में एन ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल 108 डिग्री सेल्सियस, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल 99.5 डिग्री सेल्सियस, और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल 83 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट था तो वो 118 हुआ, और वही नीचे जब टर्ड ब्यूटाइल में आया तो 83 डिग्री सेल्सियस हो, और भी कम हो, क्योंकि ब्रांचेस बढ़ गए, स्पेरिकल से स्ट्रेट चेन। जितना स्ट्रेट चेन होगा उतना मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही इंक्रीज होगा, बट जैसे ही ब्रांच आएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यही कहानी है। तो बच्चा लोग प्लीज, और यहाँ पे साथ साथ में क्या होता है? फोर्स होता है, जो अभी हमने बताया, इंटरमॉलिक्यूलर, राइट, वैन डर वाल्स फोर्स। तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, देखो यहाँ पे लिखा भी है, यही वाला क्वेश्चन यूज किया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्सेस बिकम वीकर एंड देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ब्रांचिंग जैसे बढ़ेगा तो स्पेरिकल शेप होने लगेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगेगा, और N-butyl alcohol has the highest boiling point 118 degrees Celsius compared to what third butyl alcohol has the lowest boiling point 83 degree. And isopropyl alcohol is a primary alcohol, hence its boiling point is higher than those of what sec butyl alcohol.
तो यहाँ पे ये सेक और ये आइसो है ना, आइसो ये प्राइमरी है इसलिए यहाँ पे 108 है, और यहाँ पे ये सेक क्या है, सेकेंडरी है इसलिए 99.5 है। तो प्राइमरी होने की वजह से, जबकि उसमें भी ब्रांच है इसमें भी ब्रांच है, बट ये प्राइमरी होने की वजह से क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कंपेयर टू व्हाट, हाई, सेकेंडरी के कंपेरिजन। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे रिंग आ गया, रिंग में भी क्या होगा, मास जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो ये फिनॉल है तो फिनॉल का 182 है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा दिया है, देखो मिथाइल ग्रुप, क्रिसोल इसको बोलते हैं, पैरा क्रिसोल 202। उसी में नाइट्रो भी डाल दिया है 217। तो मतलब जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। अरे यार यहाँ पे दिया ही नहीं है ऐसा तो कुछ, ठीक है देख लेना। एक काम करो, मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल और इथेनॉल ले लो। हाँ इधर ही दिया है, देखो मिथेनॉल है 65 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ले लो 78 डिग्री सेल्सियस, एन प्रोपाइल अल्कोहल ले लो 97 डिग्री सेल्सियस, एन ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो 118 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा, मास इंक्रीज होते जा रहा है। मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन होता है, इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन होता है, एन प्रोपाइल अल्कोहल में 3 कार्बन होता है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल में 4 कार्बन होता है। जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ते जाएगा, मास बढ़ते जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान में रखना। और जैसे ही ब्रांच अगर आ गया तो फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी है अगला, फिनॉल एंड लोअर अल्कोहल्स हैविंग अप टू 3 कार्बन। अल्कोहल में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। देखो ना, फिनॉल एंड लोअर अल्कोहल्स हैविंग अप टू 3 कार्बन, 1 2 3, ये जो है ना, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। एंड solubility in water due to their ability to form what, intermolecular hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वो क्या करता है, वो सॉल्युबिलिटी फॉर्म करता है। लोअर कार्बन जो अल्कोहल के होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग। और जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा तो वो हाइड्रोफोबिक होने लगता है, वाटर हेटिंग करने लगता है। समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बॉइलिंग विथ वॉट, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑफ व्हाट, आरओएच एंड एआरओएच विथ वाटर। तो देखो यहाँ पे वाटर है, ये H2O, यहाँ पे ये आरओएच अल्कोहल है, देखो यहाँ पे भी वाटर है, तो वाटर का H प्लस होगा और अल्कोहल का O नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। देख लो डायग्राम, देख लो बच्चे लोग, इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन व्हाट, आरओएच एंड एआरओएच। नेक्स्ट पार्ट, हम्म 242 पे ध्यान दो बच्चा। चलो यहाँ पे ये फिनॉल, इसके बारे में बात करते हैं। ये एंट्रेंस में भी ये पॉइंट काफी यूज होता है, ध्यान में रखना। एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एक इंटरमॉलिक्यूलर होता है। इंट्रा और इंटर तुमने ना केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, 11th में, अगर याद होगा तो, अगर वहां पे दिया होगा तो। इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर वाला स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इंट्रा क्या होता है, वीकर होता है, वीकर। और इंट्रा फॉर्म कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में एक एटम जो रहेगा ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और वो फंसा हुआ। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि ये कंपाउंड है, ये
ये O और यहाँ पे H है, यहाँ पे भी ये N है, और NO2 है, N डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखो बच्चा लोग, यह हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव और ये ऑक्सीजन भी डेल्टा नेगेटिव, डैश 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 डैश, यहाँ पे भी डैश 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 कर सकता हूँ। मतलब ये एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंसा हुआ है। ये कंपाउंड एसिडिक है, ये कंपाउंड इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये एसिडिक नेचर में होता है क्योंकि फिनॉल बोले तो वीकली एसिडिक होता है, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसके इलेक्ट्रॉन है ना नीचे शिफ्ट होते हैं। तो पोलार बोले तो ये पोलार OH ग्रुप है, और यहाँ पे ये बेंजीन है ना OH के साथ अटैच्ड है, इसलिए वीकली एसिडिक भी है। ये कंपाउंड क्या है? एसिडिक। क्योंकि यहाँ पे ये H का अगर मैं रिलीज करूं फिनॉल में से तो वो अनायन बनेगा, O पे माइनस चार्ज, और ये O इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, नीचे रेजोनेंस में जाएगा। तो ये नाइट्रो ग्रुप आने की वजह से और भी इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। आगे मैं भी सिखाऊंगा एसिडिटी वाला पार्ट। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा मालूम है? यहाँ पे यह हाइड्रोजन को जल्दी से निकलने नहीं देगा, फंसा के रखेगा। भाई तू जा ही नहीं सकता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने अटैक करके रखा है, यहाँ पे भी। इसी को बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम ये होता है कि वो H+ को रिलीज करना, प्रोटॉन को डोनेट करना। एसिड में यही टेंडेंसी होता है कि डोनेटिंग ऑफ व्हाट? प्रोटॉन। यही टेंडेंसी होती है उसकी। एसिड की टेंडेंसी यही होती है कि वो डोनेट करेगा प्रोटॉन। तो ये H+ को देने का है ना, दे दे आसानी से, उसी को बोला जाता है। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, ये जल्दी से H+ को देगा ही नहीं, रिलीज ही नहीं होने देगा। बट वही पैरानाइट्रोफिनॉल है तो वहां पे ऐसा H निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका फोर्स क्या होगा? वीक होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो प्लीज बच्चा लोग, इंट्रा के लिए, इंटर के लिए ये वाला पैरानाइट्रो में देखोगे, और इंट्रा के लिए ऑर्थो में। प्लीज ये पॉइंट जरा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है यहाँ पे, ये पैरानाइट्रो है, ये NO2 है, और यहाँ पे ये OH है। यहाँ पे भी OH था और ये NO2 है। यहाँ पे देखो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में फंसा हुआ है हाइड्रोजन, ये H को आसानी से रिलीज नहीं करने देगा, जबकि ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक। बट इन दोनों में अगर एसिडिक मामले में देखूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये पैरानाइट्रोफिनॉल हो।
तो ध्यान देना, और पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर what solvent water, and other hand orthonitrophenol has a what strong intramolecular hydrogen bonding, and therefore the intermolecular attraction towards the solvent water is what weak. The stronger the intermolecular attraction between solute and solvent is higher is like solubility. Hence the paranitrophenol is a higher solubility in water than that of what orthonitrophenol. तो यहाँ पे ये सब चेंजेस, ठीक है। आगे ये एंट्रेंस में भी ये पॉइंट याद रखना, इंट्रा और इंटर अगर जब मैं पूछूं तो, ठीक है। सब थ्योरी पार्ट है, ये वाले पार्ट को तुम रीड कर सकते हो। लिटमस टेस्ट, अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है। तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में अल्कोहल है और एक में फिनॉल है। अब अल्कोहल और फिनॉल को कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल न्यूट्रल होता है और फिनॉल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो लिटमस पेपर रखेंगे तो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस को अगर ऊपर रखोगे फिनॉल के ऊपर तो वो क्या होगा, रेडिश हो जाएगा। तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि इसमें फिनॉल है। और अल्कोहल पे रखोगे तो नो चेंजेस, नो कलर चेंजेस। तुम्हारे को आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से कि वो एसिडिक है कि वो क्या है, न्यूट्रल है। तो अल्कोहल और फिनॉल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। लिटमस पेपर कैसे यूज करते हैं, अभिषेक प्रैक्टिकल लैब में लिटमस पेपर को क्या करते हैं, जो पेपर देखो दो कलर के मिलते हैं, एक रेडिश मिलता है, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। अब ब्लू वाला लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर, तो वो एसिडिक नेचर चेक करने के लिए, और जो रेड होता है वो बेसिक चीजों के लिए। अच्छा, प्रैक्टिकल नहीं होता है कौन से कॉलेज में हो अभिषेक? अभी ये टाइम तो, ये तो कोरोना के टाइम में तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, बट 11th में किया है कि नहीं प्रैक्टिकल, वो बताओ मुझे। 11th में भी प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं बच्चा, वो बताओ मुझे। हाँ जल्दी अभिषेक, जल्दी से, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 11th में। ओह माय गॉड, अभिषेक कौन से कॉलेज में हो वो बताओ मुझे। हाँ मोहम्मद, वो सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारे बार बार लगता है। जल्दी बताओ बच्चा। ओके इंटीग्रेटेड हो, ओके इंटीग्रेटेड की वजह से तुम्हारे को प्रैक्टिकल नहीं करने को मिलता है बच्चा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो बच्चा रेगुलर कॉलेज में जाता आता है ना, तो वो प्रैक्टिकल भी करता है। वो बात अलग है कि इस बार तुम लोगों का बैड लक है कि 12th के भी प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल थे, बट वो भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि उसके बगैर तो होगा ही नहीं आगे पॉसिबल। तो देखो अब धीरे धीरे सब चीजें अभी नॉर्मल तो हो रहा है। हाँ, कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा सब चीजें अभी चालू तो हो रहा है। अब देखते हैं कॉलेज और स्कूल कब तक चालू होगा, उसका अभी कुछ आइडिया तो नहीं है मेरे पास। तो कब तक चालू होगा, तो जब चालू होगा तो तुम्हारा प्रैक्टिकल ही फ्लो में लिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स, इंटरनल मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स, पता है। तो बच्चों के पेपर जो 100 मार्क्स के होते हैं, तो जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया या मैथ्स हो गया, तो 70 मार्क का तो पेपर थ्योरी होता है। मैथ्स में अलग है मार्किंग सिस्टम, बट बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मार्किंग सिस्टम सेम है, 70 + 30। तो 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा। तो विदाउट प्रैक्टिकल तो सोच रहे हो ना, एग्जाम पॉसिबल तो होगा ही नहीं बोर्ड का। प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 मार्क्स होते हैं विराम, ठीक है। केमिस्ट्री का 30 मार्क्स होता है, बायो 30 मार्क्स होता है, और फिजिक्स भी 30 मार्क्स होता है। अच्छा, हमको खबर पक्की है क्या, 23 नवंबर को चालू हो रहा है कॉलेज स्कूल, कंफर्म न्यूज है क्या? अच्छा, कॉलेज के ऊपर है, अच्छा ठीक है, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। बट अभी बहुत कुछ मैटर अभी काफी खराब है अभी भी फिलहाल। अभी तो देखो थर्ड पीक आना भी बाकी है। कॉलेज चालू है, ओ माय गॉड, परमिशन दे रखा है, अच्छा ठीक है, देख जो भी है ऑनलाइन चल रहा है भाई, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं ओके देखते हैं जो भी है। क्योंकि अभी दिवाली में भी लोगों ने काफी शॉपिंग किया है, काफी भीड़ जमा हुआ रास्ते में, बहुत लोग इधर उधर एकदम से डिस्टेंस को फॉलो नहीं किया, राइट। बस देख लो। तो खैर देखते हैं, अच्छा ही हो कि प्रॉब्लम ना बढ़े।
दिल्ली की हालत खराब है बच्चा, सही बात है। तो दिल्ली की हालत दिख रहा है ना, वैसा यहाँ पे ना हो तो बेटर होगा कि जितना कम होगा तो हम लोग आगे आगे मतलब गवर्नमेंट है ना अच्छा डिसीजन लेगा, ठीक है। बट उसका अगर कुछ रिएक्शन उल्टा हो गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। बट डोंट वरी, वैक्सीन भी आ चुका है मार्केट में, ठीक है। तो बहुत जल्दी है ना, राइट, अवेलेबल हो जाएगा। तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट नॉर्मल होने में भी 6 महीना साल लग जाएगा धीरे धीरे सब। तो खैर चलते हैं यहाँ पे। ये हो गया लिटमस पेपर। तो अल्कोहल और फिनॉल में अगर टेस्टिंग करोगे तो फिनॉल क्या होगा, लिटमस पेपर तुरंत चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक नेचर होगा, तो ब्लू लिटमस रेडिश हो जाएगा। और वही अल्कोहल पे ले जाके रखोगे तो नो चेंजेस। तो तुम पढ़ सकते हो, वाटर soluble alcohols and phenols can be tested with the litmus paper. Aqueous solution of alcohol is neutral to litmus. Neither blue nor red litmus change color. Aqueous solution of phenol turns what blue litmus red, and thus like what phenols have what acidic character. तो phenol क्या होता है, acidic in nature. अगला यहाँ पे देखो, reaction with what base, acid strength of phenol being like very low, phenols cannot react with what NaC. फिनॉल क्या है, वीक एसिड है। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या है, बेस है, बट वो वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो दिस वीक एसिड एंड वीक बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। हाँ, ये वीक एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे तो जरूर ये रिएक्ट कर जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिनॉल डिजोल्व इन एक्वस NaOH। देखो NaOH, ये AROH मतलब फिनॉल है, और NaHCO3 नो रिएक्शन। But phenol dissolve in aqueous NaOH by forming water soluble sodium phenoxide and are what reprecipitated and regenerated on acidification with what HCl। मतलब वापस से उसको रीजनरेट कर सकते हैं फिनॉल को। जैसे यहाँ पे देखो, फिनॉल को दिखाया है NaOH के साथ रिएक्ट करके। अभी हमने देखा कि फिनॉल में NaOH डालेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, HOH मिल जाएगा, फिनॉल का H है ना, और NaOH का OH मिलके वाटर, और बचा हुआ NaO के बाजू में जाके सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसी सोडियम फिनॉक्साइड में वापस से एसिड डालेंगे। अभी हमने किया था क्लोरोबेंजीन डो प्रोसेस, सल्फोनिक एसिड, उसी में एसिड डालोगे तो Cl Na के साथ चला जाएगा और H है ना O के साथ जुड़ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो याद रखना कि फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, बट NaOHCO3 NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है, इसके साथ नो रिएक्शन। और यही चीज HCl ले लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो NaCO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर NaCl और CO2 बनेगा। और वही HCl NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, उसमें भी NaCl और H2O फॉर्म करेगा। तो प्लीज बच्चा ये पढ़ लो जल्दी से ये पॉइंट। ये सब थ्योरी पार्ट है, ठीक है। ये तो दे सकता था तुम्हारे को होमवर्क में, बट तुम रीड नहीं करोगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। तो कर लो अभी का अभी, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो।
कोई डाउट है बच्चा यहाँ से यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी किसी को? Okay, bacha. Next point. Alcohols shows no acidic character in aqueous solution. Alcohols do not react with either aqueous NaCO3 or aqueous NaOH. अल्कोहल का रिएक्शन तुमने देखा, NaOH के साथ भी नहीं था, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी नहीं था. फिनॉल रिएक्ट किया किसके साथ? NaOH के साथ. और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों वीक एसिड और वीक बेस था. बट NaOH अल्कोहल में देखा गया और NaCO3 दोनों के दोनों रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? अल्कोहल. तो वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज रिवील्ड इन द व्हाट रिएक्शन विद व्हाट एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल बोले तो सोडियम, पोटेशियम. When alcohols are treated with very strong base like alkali metal, sodium or potassium, they react to give sodium or potassium alkoxide with liberation of hydrogen gas. अब ये भी देखो प्रैक्टिकल है बच्चा, अभी से बता देता हूँ. जैसे प्योर अल्कोहल होता है ना, इथाइल अल्कोहल, सोडियम मेटल होता है, उसको केरोसिन में रखा जाता है. सोडियम मेटल सिल्वरी कलर का होता है, उसको कट करके निकाला जाता है बाहर और प्योर अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में डाल दिया जाता है. जैसे ही प्योर अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में डाला जाता है, प्योर इथाइल अल्कोहल में, तो उसमें से कंटिन्यूअसली बबल्स निकलने लगता है और वो बबल्स होता है हाइड्रोजन गैस. वो बबल्स होता है हाइड्रोजन गैस. तो देखो यहाँ पे ROH है, यहाँ पे Na है. ये ROH में 2ROH, इसमें Na मेटल, सोडियम मेटल, ये 2Na है. यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके जगह पे ये ऐड होगा, बनेगा 2RONA. ये बैलेंस हो गया. प्लस यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये H2 बन के लिबरेट हो जाएगा, H2 गैस, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस रखा है. तो 2R-ONA और ये 2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा और Na2 के 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड. सोडियम अल्कोक्साइड और यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगा. यहाँ पे ये फॉर्म होगा बच्चा, लोग ध्यान में रखना, ठीक है. तो ये एक्टिव मेटल, ये अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट हो गया. कौन? सोडियम. तो सोडियम मेटल को जब भी अगर तुम वो अल्कोहल में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. आगे चल के रिएक्शन में भी यूज होगा, याद रखना. प्रिपरेशन अमाइंस के चैप्टर में, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले चैप्टर में देखेंगे हम. वहां पे भी इथाइल अल्कोहल और Na मेटल डालेंगे तो सोडियम मेटल है ना, इथाइल अल्कोहल में डालते ही क्या करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे में यूज करेंगे, एज लाइक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज करेंगे. तो खैर ये हो गया. अगला तो देखो एक्टिव मेटल, यहाँ पे लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH ग्रुप इन मॉलिक्यूल. बट वही फिनॉल में डालोगे तो Na नो रिएक्शन विद व्हाट? फिनॉल, सोडियम मेटल. तो अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल, कोई ना कोई तो भाई सोडियम में अल्कोहल, अल्कोहल के साथ भी तो रिएक्टिविटी करना चाहिए. तो यहाँ पे ऐसा है. तो नेक्स्ट है अगला, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल. ये भी प्रैक्टिकल है. ये सब अभी प्रैक्टिकल चालू हुआ होता है, सब किए होते थे. तो ये थर्ड वाला जो लास्ट है, ये तो एग्जाम में आता भी है प्रैक्टिकल में. 2 मार्क का एक्सपेरिमेंट होता है ये, और बहुत इजी होता है. ये एक कंपाउंड दिया रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉल्ट फॉर्म में, टेस्ट ट्यूब में. तो उसके अंदर क्या करते हैं? फेरिक क्लोराइड डालते हैं, FeCl3. और ये फेरिक क्लोराइड डालते ही क्या होता है मालूम है? वो कलर है ना, चेंज हो जाता है. ये फेरिक क्लोराइड एक्चुअल में बनाया जाता है अल्कोहल के अंदर मिक्स कर,
ठीक है, तो जैसे ही पहले ArOH है ना, तो ये ArOH मतलब फिनोलिक कंपाउंड इस फेरिक क्लोराइड में डालते ही वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होते ही तुरंत ग्रीन या तो वायलेट कलर, ब्लूइश या तो वायलेट, पर्पल जैसा भी है, ऐसा ये तीनों में से एक कलर दिखने लगेगा, और तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट। बट यही अल्कोहल के साथ नहीं देगा टेस्ट प्रेजेंट, फिनोलिक ग्रुप के साथ देगा। फिनोलिक मतलब फिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, राइट, रिसोर्सिनॉल हो गया, कैटेचॉल हो गया, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जो बेंजीन है, और बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। रिसोर्सिनॉल याद हो गया होगा, पता होगा तुम्हारे को। तो ऐसे वाले कंपाउंड के साथ जो फिनोलिक ग्रुप है और उसमें FeCl3 डाल रहे हैं, राइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना बच्चा, यहाँ पे ArOH है, FeCl3 डालेंगे तो H निकल जाएगा। यहाँ पे देखो बैलेंसिंग किया है बच्चा, यहाँ पे क्या किया है, बैलेंस किया है, 3ArOH प्लस FeCl3। यहाँ पे FeCl3 है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे बच्चा, यहाँ पे ये ArOH है, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये ArO यहाँ पे ये थ्राइस हो जाएगा, और ये Fe की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे Fe के साथ इसको ऐड कर दो, और बच्चा वही ये हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, तो 3H और 3Cl मिलके 3HCl बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये डीप कलर करेगा। तो ये टेस्ट खाली वो किसके साथ प्रेजेंट टेस्ट देगा, ओनली विथ व्हाट, फिनोलिक ग्रुप के साथ। किसके साथ देगा, फिनोलिक। चलो अगला, फिनोलिक, यस, फिनोलिक ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे भी देखो वही चीजें बार बार अभी, हाँ यस, ये तो हो चुका है। देखो मैं जिसकी बात कर रहा था आज, पढ़ो ये जरा, तुम्हारे को याद आएगा, अभी तुम ही मुझे बताओगे कि ये हो चुका है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लुकस रिएजेंट HDA में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ZnCl2 or concentrated HCl combination is called Lucas reagent, and that process is also known as what, Group's process. Tertiary alcohol immediately react with what, Lucas reagent, 2 to 3 seconds के अंदर वो टर्बिडिटी है ना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, एंड 5 to 10 minutes टेक व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल टाइम लेगा, और प्राइमरी अल्कोहल टेक मोर देन व्हाट 10 मिनट्स। याद आया कुछ, ये ऑलरेडी किया है हमने, ठीक है बच्चा लोग, ये ऑलरेडी हमने किया है। तो यहाँ पे ये एसिडिक वाला पार्ट है, ये मेरे ख्याल से मेरा कल लेक्चर होगा, तो ये वाला पार्ट है ना, मैं कल एक्सप्लेन करूंगा ये क्योंकि ज्यादा हो गया थेरी, बोर हो जाओगे आज, थेरी और रिएक्शन दोनों हो गया, ये वाला भी पार्ट, हाँ, ताकि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब मैं चालू करूँ थोड़े टाइम में फिर मतलब नहीं है, ठीक है। तो कहानी पूरी एक साथ कंप्लीट होए तो अच्छा है। तो सबसे इजी यहाँ पे एस्टरिफिकेशन कर लेते हैं, चलो एस्टरिफिकेशन देखते हैं, ये इजी है बच्चा लोग, प्लीज ये तुम खुद कर सकते हो, देख लो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मैं बताता हूँ।
एक मिनट, मैं आ रहा हूँ वापस से। 3 4 5, चलो हमारा ये चैप्टर भी है ना, मतलब 2-3 लेक्चर में है ना, हो जाएगा खत्म। इसके बाद मैं कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चालू करूंगा, या तो बोलोगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स चालू करूंगा, जो बोलोगे। थर्ड चैप्टर बोलो कौन सा चालू करूंगा, वो बता दो मुझे। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन्स में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पहले तो मैं एक सोच रहा हूँ ना कि अमाइंस पहले खत्म कर दूं, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स। 4 चैप्टर है, फिर पॉलीमर इजी है, छोटा सा है, बायोमोलिक्यूल्स भी छोटा है। ओके खुशी, सब इजी है, पढ़ने के बाद सब इजी लगता है, ठीक है, सब इजी है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा, ये देख लिया होगा। ये आज की कहानी में यहीं तक खत्म करेंगे हम, जहां तक होगा। देखो होगा क्या कि एसिड में अल्कोहल डालोगे तो एस्टर बनेगा, फिनॉल में भी अगर एसिड डालोगे तो भी एस्टर बनेगा। अल्कोहल में अगर एसिड अनहाइड्राइड डालोगे, अनहाइड्राइड, तो भी एस्टर फॉर्म होता है। और अल्कोहल में असाइल क्लोराइड डालोगे तो भी एस्टर बनता है। मतलब 3 मेथड है एस्टर फॉर्म करने का। एस्टर मतलब पता है, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एस्टर है। यहाँ से इस एच को निकाल दो, यहाँ पे इस आर को लगा दो, ये बन गया एस्टर। ये एस्टर है बच्चा, ध्यान रखना। ओ एच था ना, एच हटा के मैंने, एच हटा के वो आर लगा दिया, बन गया एस्टर। तो ये एस्टर था। अब यही एस्टर का फॉर्मेशन करना है मुझे। यहाँ पे मैंने अल्कोहल ले लिया, आर ओ एच, यहाँ पे मैंने ओ एच ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ आर, और यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल है, एच प्लस। अब होगा क्या, अल्कोहल से एच और यहाँ से ओ एच रिमूव कर दो, मिला दो। अब यहाँ पे ये हो गया, ये बचा आर ओ, बचा सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आर ओ है और सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये बना एच टू। बाई प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पे एच टू, बन गया एस्टर। इसी आर के जगह पे मैं एक काम कर सकता हूँ, ए आर ले सकता हूँ। ए आर ओ एच, ए आर बोले तो फिनॉल है, एसिड में डाल दिए तो देखो एच ओ एच बाहर, ए आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, देखो बेंजीन, और यहाँ पे मिथाइल वाला एस्टर फॉर्म हो जाएगा। सभी को समझ में आया, हाँ कि ना, वो बताओ मुझे। क्लियर है बच्चा? सिंपल था। दूसरा मेथड, ये आर ओ एच है, एच प्लस,
यहाँ से भी H निकलेगा और ये H इस ऑक्सीजन में ले जाके रख दो, बॉन्ड ब्रेक कर दो, बनेगा R C डबल बॉन्ड O डैश OH, R C डबल बॉन्ड O डैश OH, और ये RO और C डबल बॉन्ड OR को ऐड कर दो, देखो बन गया एस्टर। पहले वाले में बाय प्रोडक्ट एस्टर के साथ क्या बना था, वाटर, इस बार एसिड अनहाइड्राइड यूज किया, तो यहाँ पे एक एसिड भी बन रहा है और एक एस्टर भी बन रहा है, ये फर्क है खाली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है बच्चा? लिख लो, इजी है। ए आर की जगह पे ए आर ले सकता हूँ तो बेंजीन आ जाएगा। दोनों के दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल, इमीडिएटली इसमें से एसिड को या तो उसमें से वाटर को निकालोगे, नहीं तो वापस से रिवर्स हो जाएगा। तो अगर निकालोगे तो प्रॉपर तुम्हारे को एस्टर फॉर्म होके मिलेगा। And this method is called what? Like carboxylic acid is treated with what? Alcohol and phenol to give what? Ester, and this is called what? Esterification. This process is called what? Esterification. As soon as possible बोले तो जैसे ही वाटर फॉर्म होता है उसको इमीडिएटली निकाल दो, रिमूव कर दो, नहीं तो क्या होगा, ये वापस से रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो लास्ट मेथड है, आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा, एक मेथड बता के। दो मेथड बता दिया मैंने। अल्कोहल को मैंने एक बार एसिड से रिएक्ट कराया तो एस्टर बना, एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया तो भी एस्टर बना। अब इस बार अल्कोहल को या फिनॉल भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं है, ये असाइल क्लोराइड है, इस बार रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ये पाइरिडीन एक बेस यूज करूंगा यहाँ पे, पाइरिडीन ये बेसिक कंपाउंड होता है, इसके प्रेजेंस में हमने देखो थायोनाइल में यूज किया था, यहाँ से एच ओ यहाँ से सी निकलेगा, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ हाँ, यहाँ पे एक आर रहेगा, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, असाइल क्लोराइड है ये, असाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर, देखो एस्टर बन गया। और बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, एस, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, एस सी एल। लिख लिया बच्चा लोग, आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर और एच सी एल, ये पीछे भी है रिएक्शन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो द रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल पाइरिडीन, क्योंकि एच सी एल जो फॉर्म होता है तो पाइरिडीन बेस होता है और एच सी एल बाय प्रोडक्ट एसिड है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, यही है पाइरिडीन का यहाँ पे रोल। तो ये था कहानी यहाँ तक की, अगले लिए लेक्चर में कहानी इसके आगे ही बढ़ाऊंगा, एसिडिटी वाला हो सकता है या तो लास्ट में लूँ, ठीक है ना, एसिड वाला पार्ट। मैंने आईयूपैक कॉमन नेम ईथर का और कीटोन का सब सिखा दिया ना बच्चा। तो मोहम्मद
मुझे याद दिलाओ, ये एसिडिटी वाला पार्ट, हाँ ठीक है, 243 पेज नंबर, हाँ जो बाकी है पेंडिंग, तो हम कल भी करेंगे, तो इसी से कंटिन्यू करेंगे, राइट। और ये कंटिन्यू करते करते चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये कवर अप हो जाए, तो फिर ईथर वाला पार्ट रहेगा, तो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनिक वाले पार्ट में पहले कंप्लीट करूंगा। ओके बच्चा लोग, तो आज की स्टोरी यहीं पे स्टॉप करूंगा। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय। बाय सर, थैंक यू सर। राइटिंग में लिख के प्रैक्टिस जरा करो, फिनॉल का प्रिपरेशन जो मैंने सिखाया बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा समझने के लिए तुम्हारे को। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा लोग, बाय।